तो आज हम लोग 9th क्लास के सेकेंड चैप्टर को पढ़ा रहे हैं। हम आज दूसरा चैप्टर जो है, पहला चैप्टर तो खत्म हो गया। दूसरा चैप्टर है जीवन के संगठन के स्तर। पहला था जीवन और उसकी विविधता, और दूसरा है जीवन के संगठन के स्तर, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लाइफ। जीवन के संगठन, कैसे जीवन बना है, उस जीवन के संगठन के स्तर में सबसे जो पहली चीज है वो है जैव अणु एवं उनके स्वभाव या व्यवहार। जैव अणु एवं उनके स्वभाव या व्यवहार, बायोमोलिक्यूल्स एंड देयर बिहेवियर। उसको स्वभाव भी कर सकते हैं, व्यवहार भी कर सकते हैं। जैव अणु मतलब जैव अणु क्या चीज है, बायोमोलिक्यूल्स क्या चीज है। वे सभी अकार्बनिक और कार्बनिक पदार्थ जो जीवधारियों की शारीरिक रचना में भाग लेते हैं उन्हें हम बायोमॉलिक्यूल्स या जैव अणु कहते हैं। जैव के बाद फिर से ध्यान सुनेंगे। वे सभी अकार्बनिक एवं कार्बनिक यौगिक या पदार्थ जो सजीवों की शारीरिक गठन रचना में भाग लेते हैं उन्हें हम जैव अणु कहते हैं। अब जैव अणुओं का एक टेबल के रूप में एक तालिका बना करके उसे संक्षेप में अध्ययन हम लोग करेंगे। जैव अणु जीवन के लिए महत्वपूर्ण यौगिक, हमने बताया कार्बनिक और अकार्बनिक सभी यौगिक हैं। तो ये यौगिक जो है जीवन के लिए महत्वपूर्ण क्या क्या है, तो यहाँ पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण यौगिक, इसेंशियल फॉर लाइफ, कंपाउंड इसेंशियल फॉर लाइफ। ये दो तरह के यौगिक होंगे, एक अकार्बनिक यौगिक या अजैविक यौगिक कहेंगे, दूसरा कार्बनिक यौगिक या जैविक यौगिक। अकार्बनिक जिसमें कार्बन ना हो, ध्यान देना, अकार्बनिक होता है जिसमें कार्बन ना पाया जाए, कार्बनिक माने जिसमें कार्बन हो। अकार्बनिक यौगिक में ये चार चीजें, पांच चीजें हैं। पहला है जल, H2O, इसके बाद अम्ल, क्षार, लवण और गैसें। ये पांच जो हैं अकार्बनिक है, जो जीवन के लिए बहुत जरूरी है। यहाँ लिखा हुआ जीवन के लिए महत्वपूर्ण यौगिक, जीवन के लिए बहुत जरूरी है। जल, हमारे शरीर का लगभग 65 से 70% हिस्सा जल है। कोशिकाओं में जल है, जीव द्रव्य का हिस्सा जल है, हमारे रक्त में जल है। जल बहुत सा काम करता है शरीर में। उत्सर्जी पदार्थ को उत्सर्जी अंग तक पहुंचा देता है, शरीर के तापक्रम का नियंत्रण करता है, बहुत बड़े घोलक के रूप में काम करता है। इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। बिना जल के जीवन नहीं चलेगा। जीवन के लिए महत्वपूर्ण यौगिक हुआ H2O, जीवन के लिए महत्वपूर्ण यौगिक है। उसी प्रकार है अम्ल, बहुत से अम्ल है। अम्ल जो होता है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु रहते हैं। ऐसा सुना होगा कि अम्ल का स्वाद खट्टा भी होता है। जैसे हम लोग के आमाशय में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, अगर वो अम्ल न रहे तो हम लोग शरीर में भोजन का पाचन ही नहीं होगा। तो उसके लिए अम्ल बहुत जरूरी है। अम्ल भी हम लोगों के लिए बहुत जरूरी है। इसलिए बहुत सारे अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, टार्टरिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल है, साइट्रिक अम्ल है, तमाम बहुत से अम्ल हम लोग खाते भी हैं। तो और बहुत से अम्ल हमारे शरीर में बनते हैं। तो अम्ल की जरूरत पड़ती है। क्षार, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है। ये क्षार की विशेषता है कि अम्लों से क्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। जैसे बहुत से क्षार हमारे शरीर में हैं जो क्षारीय ये संतुलन बनाने के शरीर के लिए बहुत जरूरी होते हैं। लवण, जैसे हम लोग नमक खाते हैं, सोडियम क्लोराइड नमक है, एक प्रकार का लवण है। लवण जो होता है एक धनात्मक एक ऋणात्मक मिल करके एक यौगिक बनता है लवण, साल्ट। तो साल्ट भी जीवन के लिए बहुत जरूरी है। और गैसें, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये तमाम गैसें हैं। ऑक्सीजन जैसे हम लोग श्वसन में लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड पौधे के लिए प्रकाश संश्लेषण में आवश्यक है। तो गैसों की बहुत जरूरत पड़ती है जीवन के लिए। ये अकार्बनिक पांच चीजें, पानी, जल, अम्ल, क्षार, लवण, गैसें, ये सभी जीवन के लिए जरूरी है, जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। और कार्बनिक यौगिक, जिसमें कार्बन पाया जाता हो। कार्बनिक यौगिक को हम लोग दो भागों में बांटेंगे, छोटे अणु वाले, लघु अणु वाले, छोटे अणु वाले। लघु अणु वाले यौगिक या छोटे छोटे अणु वाले, स्मॉलर कंपाउंड, और लार्जर कंपाउंड, बृहद या बड़े या बृहद अणु वाले यौगिक। छोटे अणु वाले जो यौगिक हैं ये चार हैं, साधारण शर्करा या सरल शर्करा, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल और न्यूक्लियोटाइड्स। चार का नाम एकदम ध्यान से रखना है, साधारण शर्करा, अमीनो अम्ल, वसी अम्ल, न्यूक्लियोटाइड्स। ये एग्जाम्पल ग्रुप है। जैसे साधारण शर्करा, जैसे ग्लूकोज है, फ्रक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये आसानी से पच जाते हैं शरीर में। साधारण शर्करा है जिसमें
कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये होता है शर्करा में, जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते शरीर में, आसानी से अवशोषित होते। सरल है, बिल्कुल साधारण है। बहुत सी सरल शर्करा मिलती है तो जटिल कार्बोहाइड्रेट बन जाता है। अमीनो अम्ल, अमीनो अम्ल एक ग्रुप होता है, यहाँ जानना चाहिए अमीनो अम्ल में क्या होता है, बहुत जरूरी है। अमीनो अम्ल के लिए अमाइन एक ग्रुप होता है, ऐसे हम लिखते हैं NH2, अमाइन, अमाइन ग्रुप, अमाइन ग्रुप, अमाइन समूह, ग्रुप माने समूह हुआ। और दूसरा होता है कार्बोक्सिल समूह, COOH, इसको हम कहते हैं कार्बोक्सिल, कार्बोक्सिल समूह। ये दोनों मिल करके अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं, अमीनो अम्ल का निर्माण करते हैं। अमीनो अम्ल क्या है? अमीनो अम्ल जो है प्रोटीन की एकल इकाई है, सिंगल इकाई है। इन बहुत से अमीनो अम्ल मिलते हैं तो प्रोटीन का निर्माण शरीर में हो जाता है। अमीनो अम्ल दो तरह के होते हैं, एक होता है आवश्यक अमीनो अम्ल, इसेंशियल अमीनो एसिड, और एक होता है अनावश्यक अमीनो अम्ल, नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। तो जो आवश्यक अमीनो अम्ल है वह हमको बाहर से प्राप्त करना पड़ता है, शरीर में नहीं बनता है आवश्यक अमीनो अम्ल। लेकिन अनावश्यक अमीनो अम्ल ये जंतु शरीर में बनते रहते हैं। अनावश्यक अमीनो, यहाँ कुछ उदाहरण हमने लिख दिया है, ग्लाइसिन, टायरोसिन, अनावश्यक अमीनो अम्ल है। तो अमीनो अम्ल जो होता है ये प्रोटीन की इकाई है, बहुत से अमीनो अम्ल मिलेंगे तो प्रोटीन का निर्माण हो जाता है। अब अमीनो अम्ल, बहुत से अमीनो अम्ल, जैसे हम लोग शरीर में हार्मोन बना, तो हार्मोन शरीर में बन गया, हार्मोन कुछ बाहर से खाने वाली चीज़ तो है नहीं, कुछ हम पदार्थ खाए तो उससे शरीर में हार्मोन बना। तो जैसे एक टायरोसिन अमीनो अम्ल है तो इससे हम लोगों के शरीर में थायरॉक्सिन हार्मोन बन जाता है, इससे हम लोगों के शरीर में एड्रेनलिन हार्मोन बन जाता है। तो अमीनो अम्ल ही आगे चल के प्रोटीन का निर्माण करते हैं, ये अमीनो अम्ल से ही ये प्रोटीन बनती है। वसी अम्ल, वसी अम्ल जैसे लिनोलिक अम्ल का यहाँ ध्यान दिया गया है। तो ये वसी अम्ल क्या है? इसमें एक ग्रुप होता है CH3, इसको मिथाइल ग्रुप कहते हैं, मिथाइल, मिथाइल एक सिरा पर होता है। और इसके बाद होता है इसका एक समान सूत्र है CH3 CH2, N माने नंबर, और COOH माने कार्बोक्सिल समूह, और ये मिथाइल समूह हुआ। ये एक सिरे पर इस पर मिथाइल समूह होता है और एक सिरे पर कार्बोक्सिल समूह होता है। ये बन जाता है, मिल करके बना लेता है वसी अम्ल। वसी अम्ल, वसी अम्ल आगे चल करके जब संयुक्त होते हैं तो लिपिड बना देते हैं, वसा का निर्माण होता है। ये जल में अघुलनशील होते कारण है इसका गलनांक जो है कम होता है, गलनांक अधिक होता है, जिसे साधारण तापमान पर 25 डिग्री सेल्सियस तक के और ठोस रूप में पाए जाते हैं। तो वसी अम्ल ये वसा का निर्माण करते हैं, जिससे यहाँ एक उदाहरण दे दिया लिनोलिक अम्ल। अब न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स को संक्षेप में एक लाइन में परिभाषा जान जाओ कि न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं ये न्यूक्लिक एसिड बनाते हैं, DNA RNA का निर्माण करते हैं। अब इसको हम एक चार्ट ग्रुप में इसको न्यूक्लियोटाइड्स को हम पढ़ेंगे। तो न्यूक्लियोटाइड्स न्यूक्लिक अम्ल बनाते हैं। ये न्यूक्लियोटाइड जो होते हैं नाइट्रोजन युक्त क्षार, फास्फोरिक अम्ल और RNA DNA में सरकार से मिलकर बने होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स के बारे में आगे हम चार्ट में बताएंगे। अब यहाँ पर आता है बृहद अणु, बड़े बड़े अणु, बृहद अणु, इसको हम लोग आगे एक चार्ट में थोड़ा सा पढ़ाया जाएगा। जटिल कार्बोहाइड्रेट्स, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स साधारण शर्करा की कई इकाइयाँ जब मिलती हैं तो जटिल कार्बोहाइड्रेट्स बन जाता है, जटिल कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। अब जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में 3-4 नाम थोड़ा सा यहाँ जान लेना बहुत जरूरी है कि जटिल कार्बोहाइड्रेट्स में जैसे मोनोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड एक नाम हो गया, मोनोसेक्राइड। दूसरा हो गया डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड। तीसरा हो गया ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड। और चौथा हो गया पॉलीसेक्राइड, पॉलीसेक्राइड। ये सब जटिल जटिल हैं, जटिल कार्बोहाइड्रेट हो गए, जिसमें सरल शर्करा या साधारण शर्करा की एक इकाई होती है, सिंगल। मोनो माने एक होता ही है, मोनो माने एक, डाई माने दो। तो साधारण सरल शर्करा की एक इकाई अगर मिलती है, कार्बोहाइड्रेट या ऑक्सीजन से मिलकर बनता है कार्बोहाइड्रेट,
तो उसको हम कहते हैं मोनोसेक्राइड। जैसे ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है, गैलेक्टोज है, ये मोनोसेक्राइड हैं। ये तुरंत एग्जाम्पल को ऊर्जा देने लगते हैं। ऊर्जा जब हम श्वसन पढ़ेंगे तो उसमें बताएंगे कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से हमको एनर्जी मिलती है, ये मोनोसेक्राइड है। जब मोनोसेक्राइड के दो दो अणु मिलते हैं आपस में तो उसको कहते हैं डाइसेक्राइड। जैसे माल्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, ये सब मोनोसेक्राइड। लेकिन जब 2 से 10 अणु, इसमें 2 केवल मिलेगी, इससे 2 से 10 अणु मोनोसेक्राइड के जब मिलते हैं, मोनोसेक्राइड ये तो बन जाते हैं ओलिगोसेक्राइड, मोनोसेक्राइड यहाँ बनेंगे मोनोसेक्राइड के 10 अणु, 2 से 10 अणु। अब इसके बाद बनता है पॉलीसेक्राइड में तो बहुत सा, पॉलीमर बहुत होता है। मोनोसेक्राइड के जब 10 से अधिक अणु, 10 या 10 से अधिक अणु एक साथ संयुक्त होते हैं तो बन जाता है पॉलीसेक्राइड। जैसे स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, ये सब पॉलीसेक्राइड हैं। पॉलीसेक्राइड को ना ये कार्बोहाइड्रेट हमको ऊर्जा प्रदान करता है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट पे पूरा ऑक्सीकरण, कंप्लीट ऑक्सीकरण होता है तो 4.1 किलो कैलोरी एनर्जी प्राप्त होती है। ये शरीर के निर्माण में भाग लेता है। प्रोटीन अमीनो अम्ल संयुक्त होकर के कई अमीनो अम्ल प्रोटीन्स का निर्माण करते हैं। प्रोटीन हमने बताया कि इसमें कार्बोक्सिल समूह होता है, अमाइन ग्रुप होता है, तो अमीनो अम्ल बनता है, वो आपस में संयुक्त होकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं। अब प्रोटीन जो होती है, अगर प्रकार से काम देखें तो सरल प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन। सरल प्रोटीन जिसमें साधारण अमीनो अम्ल की एक इकाई होती है उसको हम सरल प्रोटीन कहते हैं। और संयुक्त प्रोटीन, प्रोटीन के अणु के साथ जो कोई दूसरा पदार्थ जुटा रहता है उसको हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे फास्फोप्रोटीन, ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह से जुड़ा है कोई दूसरा पदार्थ, फास्फोप्रोटीन, फास्फेट जुड़ा रहता है। और व्युत्पन्न प्रोटीन, डेराइव्ड प्रोटीन, प्रोटीन के आंशिक जलीय विघटन से जो प्रोटीन उत्पन्न होती है उसको हम व्युत्पन्न प्रोटीन या डेराइव्ड प्रोटीन कहते हैं। जैसे पेप्टोन, प्रोटीओजेज, पॉलीपेप्टाइड्स, ये डेराइव्ड प्रोटीन, व्युत्पन्न प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन बहुत ही आवश्यक है। प्रोटीन हमारे शरीर के में एंजाइम का निर्माण करता है, हार्मोन का निर्माण करता है, द्रव्य का निर्माण करता है। प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण है। पौधों में देखा जाए तो एल्कुलाइड्स जितने बनते हैं, जिससे दवाइयाँ बनाई जाती हैं, उसमें ये चूँकि नाइट्रोजन युक्त होते हैं, इसलिए ये द्रव्य के निर्माण में वृद्धि के लिए छोटे छोटे बच्चे जब माँ के गर्भ में रहते हैं तो उनके पोषण के लिए प्रोटीन की बहुत जरूरत पड़ती है। जैसे बहुत सा प्रोटीन दूध के रूप में छोटे बच्चों को जैसे लैक्टोज वगैरह पिलाया जाता है, तो वो प्रोटीन ही हैं जो बच्चों को दिया जाता है बढ़ते हुए बच्चों के लिए, वृद्धि के लिए, और ऊर्जा का भी स्रोत होता है। 1 ग्राम प्रोटीन का पूरा ऑक्सीकरण से 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा भी प्राप्त होती है। इसके बाद होता है लिपिड। लिपिड जो होता है वसी अम्ल के मिलने से और ग्लिसरॉल, ये दोनों के मिलने से, वसी अम्ल और ग्लिसरॉल के मिलने से उसका एस्टर जो बनता है या अल्कोहल के मिलने से उसको हम कहते हैं लिपिड। जैसे कोलेस्ट्रॉल है, पॉमिटिक अम्ल है, इरेडिक अम्ल है, ये सब लिपिड हैं। लिपिड जो है ये जल में अघुलनशील प्राय होते हैं और ये त्वचा के नीचे हमारे लेयर के रूप में पाए जाते हैं, जिसको वसी ऊतक कहते हैं, एडिपोज टिश्यू। ये ऊष्मा के कुचालक होते हैं जिससे शरीर को गर्मी बनाए रखते हैं। हाँ, इसके ऑक्सीकरण से ज़्यादा ऊर्जा मिलती है। 1 ग्राम लिपिड या वसा के पूरा ऑक्सीकरण से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अच्छा, इसमें विटामिन घुलती है, कुछ विटामिन होती हैं, आगे हम विटामिन इसी चैप्टर में तुरंत पढ़ेंगे कि लिपिड या वसा के अंदर A, D, E के 4 विटामिन हैं जो घुलनशील होते हैं, तो इसमें घुल करके उन विटामिनों का अवशोषण होता है। इस प्रकार लिपिड भी हमारे लिए बहुत आवश्यक होती है। ये सब जीवन के लिए कितने महत्वपूर्ण है देखेंगे, जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में और न्यूक्लियोटाइड के बारे में ये आगे हम लोग थोड़ा सा अध्ययन करेंगे।